कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर की तरफ से 2 दिवसीय कॉन्क्लेव जो है उसका आयोजन किया गया है। 21 और 22 मार्च को ये 2 दिन कार्यक्रम जो है वो चलने वाला है। कार्यक्रम का जो वेन्यू है, जो स्थान है, वो चूज़ किया गया है राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को। और इसी सिलसिले में मुझे बात करने का मौका मिला है ऐसे कई सारे डिग्निटरीज से जो विश्वविद्यालय से कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर से पधारे हैं। और वन ऑफ द फाउंडिंग कमिटी मेंबर्स जो हैं वो मेरे साथ यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। सर, मैं चाहूँगी कि आप स्वयं अपने आप को इंट्रोड्यूस करें जेवीपी मीडिया की टीम से, और उसके बाद हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश गढ़वाल है और मैं कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में यहाँ कार्यरत हूँ और उद्यानिकी मेरा विषय है। तो सर बताइए कि किस तरीके से आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी कौन इसके पीछे, आइडिया किसका था और आपने उस आइडिया को इम्प्लीमेंटेशन तक कैसे पहुंचाया? देखिए, जहाँ तक आइडिया की बात है, चूँकि ये आइडिया हमारा नहीं, ये 2018 से चल रहा है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है UNO, उनकी तरफ से ये रिकमेंडेशन था कि भाई इसको मिलेट्स को प्रमोट किया जाए। तो भारत सरकार ने इसको यहाँ से अपनी इंडिया की तरफ से भी ये इसका वो गया रेफरेंस कि भाई हमें इसको प्रमोट कैसे किया जाए। तो इस साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है UNO की तरफ से। तो इसका मतलब ये है कि मिलेट्स का जहाँ तक खेती की बात है, वो तो हमारे परंपरागत तरीके से अगर खेती कर रहे हैं, उसमें जहाँ इंडिया की बात करते हैं तो तकरीबन सभी प्रदेशों के अंदर इनकी खेती होती है। और राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में तो मिलेट्स के अंदर बाजरा है, ज्वार है, इस टाइप की जो फसलें हैं बहुत पुराने टाइम से खेती इनकी की जा रही है। क्योंकि इनको पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है और कम पानी के अंदर अच्छी पैदावार ये देती है, जिससे किसानों को फ़ायदा होता है। और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, चूँकि अभी तक तो हम खेती की बात कर रहे हैं, खेती करने के अलावा जब हम इसकी वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, प्रोसेसिंग की बात करते हैं, इसके प्रोडक्शन, तो वो सब चीज़ें क्या अभी तक भी उस लेवल पर नहीं आ पाई। और इसमें कहीं ना कहीं हम मान के चलते हैं कि किसान को जो आर्थिक लाभ अच्छा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो आज हम इस कॉन्क्लेव का हमारा एक ऑब्जेक्टिव यही है कि इसके माध्यम से हम कैसे जो मिलेट्स की खेती करने वाले जो किसान हैं या यहाँ के जो लोग हैं, उनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जैसे आप देखिए कि जब तक उसका प्रचार प्रसार किसी चीज़ का नहीं होता, जब तक उसका वैल्यू एडिशन नहीं होता, तब तक क्या है कि उसके लाभ उस आदमी को नहीं मिल सकते। जैसे आप देखिए, आज विज्ञान का युग है, मीडिया का इतना बड़ा रोल है कि किस चीज़ को अगर जितना हाईलाइट करेंगे उतना ही ज़्यादा उसकी मार्केट की वैल्यू बढ़ती है। जैसे आप देखिए, हम देखते हैं रोज़ाना टीवी में कि संडे वाए मंडे, रोज़ खाओ अंडे, पर कोई ऐसा स्लोगन या पंच लाइन हम तैयार करें कि हमारे मिलेट्स को भी, जैसे बाजरे के लिए है, ये बाजरे की वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स हैं, या ज्वार के हैं, या रागी के हैं, मंडवा के हैं, तो जितने भी हमारे मिलेट्स हैं इनको प्रमोट कैसे किया जाए, इसी थीम को आधार मानते हुए हमारे कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा की तरफ से भी ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया कि 2 दिन में हम इस चीज़ को प्रमोट करें, इसके प्रोडक्शन की टेक्निक्स उसके बारे में जानकारी लोगों को हो, और कैसे इसको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के रूप में तैयार करके आगे इसको बढ़ाया जाए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। तो डॉक्टर साहब, आप राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से कब से जुड़े हुए हैं? और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप SKN एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर से कब से जुड़े हुए हैं? देखिए मैडम, यूनिवर्सिटी की जहाँ तक बात है, चूँकि मेरा तो मतलब इसको कर्म क्षेत्र भी कह सकता हूँ कि मेरी एजुकेशन सारी जॉबनेर एग्रीकल्चर कॉलेज से हुई है। उसके बाद में 2013 में जब से विश्वविद्यालय बना, तब से मैं इसी विश्वविद्यालय का एक पार्ट हूँ, एक एम्प्लॉय हूँ। और जहाँ तक आपने पूछा है कि राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में, तो मैं पिछले 4 साल से यहाँ कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में यहाँ कार्यरत हूँ। तो आपने जैसे, क्योंकि हम सभी यहाँ पर मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए उसकी प्रोसेसिंग और उसके वैल्यू एडिशन के सिलसिले में ही मिले हुए हैं, पर क्योंकि आप रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी जुड़े हुए हैं और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से खुद पास आउट हुए हैं, तो मिलेट्स के अलावा और कौन कौन से ऐसे खाद्यान्न हैं, कौन से ऐसे अनाज है जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है, और भले ही UNO की तरफ से उसको कुछ रिकग्निशन मिले या ना मिले, इसको प्रमोट किया जाना चाहिए स्वास्थ्य के लेवल के ऊपर या रोज़गार के लेवल के ऊपर, या जो किसान है उसको उसका आर्थिक सहायता पहुंचाने के लेवल के ऊपर? कौन से और अनाज हैं जिनका आप नाम लेना चाहेंगे? देखिए मैडम, वैसे तो बहुत सारे अनाज है एग्रीकल्चर में, खेतीबाड़ी में अगर बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फसलें हैं, पर चूँकि स्थिति बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसा क्लाइमेट का चेंज चल रहा है, जैसे हमारी परिस्थितियाँ हैं कि राजस्थान की अगर बात करते हैं, चूँकि हम उसी चीज़ को प्रमोट करें जो हमारे यहाँ खेती अच्छी चीज़ की हो सकती है। अब यूँ तो क्या है, जैसे सब्जियों की खेती होती है या कुछ फलदार पौधे अपन लगा सकते हैं, पर चूँकि उनको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो राजस्थान जैसे प्रदेश में जहाँ पानी की लिमिटेशन है, ये हमारा सबसे बड़ा एक
ड्रॉबैक है। तो उस सिचुएशन में क्या है कि हम बहुत सारी सब्जियां नहीं कर सकते। बाकी वैल्यू एडिशन के लिहाज से देखें, ज़्यादा अच्छी इनकम के लिहाज से देखें तो आज देखिए जैसे सब्जियों के अंदर हम ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है जिसको संरक्षित खेती बोलते हैं। तो इस प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के मार्फत बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो पॉली हाउस में या इस तरीके के स्ट्रक्चर बना करके भी खेती कर रहे हैं। और ऑफ सीजन कल्टीवेशन इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ऑफ सीजन के अंदर जैसे जिस समय फसल का भाव कॉमन फसल नहीं होती उस समय अगर आप खेती कर सकते हैं तो उसका भाव अच्छा मिलेगा। तो कुछ ऐसे किसान हैं जो लोग ऐसे खेती कर रहे हैं, थोड़ा उसके लिए स्किल्ड लोगों की रिक्वायरमेंट है, उसको अच्छी ट्रेनिंग, उसका अच्छा ज्ञान हो, उसके लिए हमारे सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं या राजस्थान सरकार के जो संस्थान है, जो यहाँ के डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो सब लोग ट्रेनिंग देते हैं, किसानों को प्रमोट करते हैं, जानकारी देते हैं। तो उसके माध्यम से भी किसान की स्थिति अच्छी हो सकती है। पर ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान जैसे प्रदेश में जहाँ पानी सबसे बड़ा हमारे लिमिटिंग फैक्टर है, पानी की सबसे ज़्यादा कमी है, तो उस कंडीशन को देखते हुए हम कम पानी में अधिक पैदावार देने वाली फसल अगर ले सकते हैं तो जैसे हम आज बात कर रहे हैं मिलेट्स की, इसके अलावा हमारे यहाँ शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी जैसे पल्सेज की जो दलहन की फसलें हैं, तो उसमें यह है कि पानी की रिक्वायरमेंट उनमें कम होती है और तकरीबन 65-70 दिन में पक के तैयार होने वाली ऐसी किस्में हमने विकसित कर रखी हैं। उनका अलग किसान जैसे मूंग है, मोट है, इस टाइप की जो फसलें हैं दलहन वाली, उनसे भी किसान को अच्छा लाभ मिल रहा है। बस यही है कि उसको किसान सिंपली उसको पैदा करता है। प्रोडक्शन की जहाँ तक बात है, प्रोडक्शन के बाद में वैल्यू एडिशन की जो बात आती है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी उसको रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। किसान को कहीं ना कहीं उस चीज़ को मतलब टच करना है जिसको नहीं कर पा रहा, क्योंकि वैल्यू एडिशन जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं कि हार्वेस्टिंग तक का काम हम कर रहे हैं, हमारे किसान भी कर रहे हैं, पर किसान उसके आगे नहीं जा पाते हैं। चाहे भले आप पल्सेस की बात करें, चाहे मिलेट्स की बात करें, चाहे दूसरी वेजिटेबल्स की बात करें। अब आप देखिए कि ये ज़माना ऐसा आ गया है कि जो इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर तो ठीक है हमने इसको पैदावार कर ली, पर सेकेंडरी एग्रीकल्चर में क्या होगा कि आपको उसका वैल्यू एडिशन के ऊपर जाना पड़ेगा जी। किसान जिस दिन ये समझ जाएगा कि टमाटर का भाव अच्छा नहीं मिलता, पर टमाटर का केचप बनाने से, उसका सॉस बनाने से भाव अच्छा मिलता है, तो उस लेवल पर जब तक जाएगा, पर किसान उस लेवल पर जाने की पोजीशन में अभी है नहीं। पर किसान इतना काम कर सकता है वैल्यू एडिशन के लिहाज से कि जैसे हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं, सेकेंडरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी एग्रीकल्चर, तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसका टमाटर केचप बनाए, और हम उनको ये एजुकेट करना चाहते हैं, किसान को ये कहना चाहते हैं कि वो टमाटर को जब हार्वेस्ट करता है तो उसके बाद भी प्राइमरी प्रोसेसिंग करें। प्राइमरी प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि उसमें जो अनवांटेड, अनडिजायरेबल है उसको निकाल दे, उसके बाद उसकी ग्रेडिंग कर ले, श्रेणीकरण, और उसके बाद में उसकी अच्छी मार्केटिंग करे, वो ट्रांसपोर्टेशन उसका अच्छा हो। तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चलते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर में विशेष रूप से जो बागवानी की फसलें हैं, चाहे सब्जी हो, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, इनमें तकरीबन 25 से 30% तक की हार्वेस्टिंग करने के तुड़ाई के बाद में उसका लॉस होता है। तो उस किसान को जब 25-30% का लॉस होता है तो उसको कम करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि वो प्रोसेसिंग में ये चीज़ें उसको फॉलो करें, ये कम से कम उसका ग्रेडिंग करे हो, या उसको मार्केटिंग करे, उसका अच्छा पैकिंग करे, और जहाँ मतलब स्टोर करने की बात, अच्छा स्टोर कर लिया थोड़े बहुत दिनों के लिए, तो आराम से उसको अच्छा भाव मिल सकता है इस बार। तो ये जो कॉन्क्लेव है ये इंटरनेशनल एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव नहीं है, ये इंटरनेशनल एग्री कॉमर्स कॉन्क्लेव है, तो एग्री बिजनेस कॉन्क्लेव है। तो जहाँ पर हम बिजनेस या कॉन्क्लेव या कॉमर्शलाइजेशन की बात करते हैं, तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि जैसे ना एक तरीके से हम ये चीज़ बोलते हैं कि मोटा अनाज सस्ता अनाज, मोटा अनाज सस्ता अनाज, पतला अनाज बारीक अनाज महंगा अनाज। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर हम इस तरीके का कॉन्क्लेव करेंगे, या जैसे किसी एक सन को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित कर देंगे, तो जो 10 रुपये का अगर कोई अनाज है वो हम 15 या 20 रुपये में बेच सकते हैं, और वो उसका कमर्शलाइजेशन एस्पेक्ट जो है वो बढ़ जाएगा? आपको ऐसा लगता है? देखिए मैडम, ऐसा है कि अगर ये कॉन्क्लेव नहीं होता है या 2023 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित नहीं होता तो शायद आप और हम ये बात भी नहीं करते। पर कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है, तो मैं ये नहीं कहता कि शुरुआत होते सब कुछ हो जाएगा, पर एक बार इनिशिएशन अगर हुआ है तो डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और लोगों का ध्यान जाएगा। क्योंकि अभी तक तो क्या है कि लोग बाजरे को या ज्वार को, बाजरे का दलिया या खिचड़ी बनाने तक सीमित थे, पर अगर उसके मान लीजिए बिस्किट्स बनने लग गए या उसके दूसरी चीज़ें बनेंगी, वेल एडेड प्रोडक्ट बने, तो डेफिनेटली उसका मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू बढ़ेगी तो उसको जो प्रोड्यूस करने वाला किसान होगा उसके भाव भी बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप देखिए कोरोना ने बहुत सारी चीज़ें हमें दी। कोरोना जैसी बीमारी आई, पूरी दुनिया में आई, और इस बीमारी से बहुत सारे लोगों को कई प्रकार के लॉस हुए। पर आप देखिए हमें जीने का जो ढंग था हमारा, उसमें बदलाव आया, तो परिस्थितियों ने मतलब उस चीज़ को पलट दिया। आज देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे हेल्थ की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो स्वास्थ्य अच्छा कैसे हो? स्वास्थ्य अच्छा तब हो कि जब हम वो चीज़ें अच्छी लें,
तो आप देखिए हमारा, जैसे आपने कहा मोटे अनाज, तो मोटे अनाज के लिए क्या है कि स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं, अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, तो डेफिनेटली इसमें क्या है कि जो क्वालिटी है वो दूसरे वाले अनाज के कंपैरिजन में बेहतर है। आप देखिए जैसे अगर गेहूँ खाते हैं, चावल खाते हैं, उससे ज़्यादा मोटापा होगा, पर अगर अब कोई ज्वार या बाजरा खाता है या दूसरे वाले जो मिलेट्स खाता है, तो उसके आदमी के हेल्थ के अंदर वो चीज़ नहीं आ पाएगी। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर वो चीज़, अगर इन चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा और इनका कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ेगा, तो हमारा हेल्थ, अब आप देखिए हमने जैसे आज कॉन्क्लेव में चर्चा हुई इस बात की कि हमने 2 वैरायटी हमारी इसी संस्थान से निकली हैं जिनमें जिंक और आयरन कंटेंट ज़्यादा है बाजरे की। तो ये आप देखिए पूरे इंडिया में मात्र 8 वैरायटी हैं, जिसमें से 2 हमारे इस संस्थान की वैरायटी है। ये बनाई गई हैं, मतलब ये मूलतः बाजरे की या मिलेट्स की किस्म नहीं है, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा क्रिएट की गई हैं। आप नहीं, एक्चुअली क्या है कि जैसे वैरायटी का डेवलपमेंट होता है, हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं संबंधित डिपार्टमेंट के, वो लोग क्या करते हैं, अनुसंधान चलता रहता है इसके ऊपर। तो उसमें क्या है कि उस वैरायटी के अंदर क्वालिटी इंप्रूवमेंट की जो बात है, कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट का मतलब ये है कि क्वालिटी उसकी कैसे अच्छी हो। तो क्वालिटी का मतलब ये है कि उसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इनकॉर्पोरेट किया गया। तो इसमें जिंक और जो ये आयरन है, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा वो चीज़ें पे करती है। आप देखिए हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है कि आयरन फॉलिक एसिड गोलियां दी जाएं। अगर न्यूट्रिशन हमारा अच्छा होगा तो शायद आयरन फॉलिक एसिड गोली लेनी नहीं पड़ेगी। तो अगर ये चीज़ हमारे न्यूट्रिशन में आ जाएगी तो हमारे आयरन की डेफिशिएंसी नहीं, क्योंकि दूध हम पीते हैं, दूध के अंदर आयरन शायद अच्छा नहीं होता। तो दूध के अंदर सब कुछ कंप्लीट है, बट आयरन की डेफिशिएंसी उसमें होती है। तो अगर इस टाइप का अगर न्यूट्रिशन लेंगे, ऐसी वैरायटी अगर कंज्यूम करेंगे लोग, तो 100% अपन ये कह सकते हैं। आप देखिए कोरोना के अंदर जिंक की टैबलेट की कमी पड़ गई, क्योंकि जिंक की डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर हुई। और जिंक को बाहर से अगर आपने लिया, अगर कैप्सूल या टैबलेट के रूप में, तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है जितना कि अपन न्यूट्रिशन में कोई चीज़ लेते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है कि समय की मांग है, उसके अनुसार ये चीज़ें बदलती जा रही हैं और 100% आने वाले समय में इनके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जी, थैंक यू सो मच मिस्टर ओपी जी, हमसे बात करने के लिए। मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि आप एल्यूमनाई भी रह चुके हैं, किस तरीके का पूरा कार्यक्रम जो है यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर किया जा रहा है? वहाँ पे बच्चों में कैसा उत्साह था? वहाँ के जो अभी करंट फैकल्टी है या डायरेक्टर हैं या जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं जो वहाँ पर कार्यरत हैं, उनके तरफ से कैसा उत्साह था जब ये पूरा साल जो है वो मिलेट्स के लिए घोषित किया गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स? देखिए इसमें चाहे बच्चे हों चाहे हमारे फैकल्टीज हों, हम तो इस मानते हैं कि हमारी अगर चीज़ को, क्योंकि सबसे बड़ा अगर मिलेट्स की बात करते हैं तो पूरे इंडिया में राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा मिलेट्स का प्रोडक्शन हमारे यहाँ हो रहा है, जैसे बाजरे के रूप में। तो बाजरा हमारे यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट एक अनाज है और इसकी खेती भी हमारे यहाँ हर आदमी, लगभग राजस्थान के जितने ज़िले हैं उनमें तकरीबन सभी जगह इसकी खेती होती है। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे किसानों की जो आजीविका है मतलब इसी से चल रही है। तो अगर इसका प्रमोशन किया जाता है तो 100% किसान का प्रमोशन होगा। और अगर इसका प्रमोशन होगा, उसके वैल्यूएडेड प्रोडक्ट बनेंगे, तो रिक्वायरमेंट तो बाजरे की होगी, रॉ मटेरियल तो बाजरा होगा। अगर बाजरे की बिस्कुट बनानी है किसी को या बाजरे को दूसरे कोई प्रोडक्ट बनाने होंगे तो बाजरा चाहिए उनको। तो बाजरा जो बाज़ार में 15 रुपये किलो या 12 रुपये किलो बिकता है, तो उसका अगर प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा तो 100% ये 25 रुपये किलो जाएगा। जब 25 पर जाएगा तो किसान को इसका अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत इंसाइट मिले मुझे और हमारी टीम को, हमारे दर्शकों को मिलेट्स के बारे में। और ये कॉन्क्लेव सच में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा, क्योंकि जब तक हम इस तरीके के इवेंट्स या कॉन्क्लेव्स करेंगे नहीं, जहां हम डिग्नेटरीज़ को बुलाएंगे नहीं, देश के कोने कोने से, इनफैक्ट इस ग्लोब के कोने कोने से, अलग अलग कंट्री से, जैसे यूके, नाइजीरिया, नेपाल, भारत के कई सारे राज्यों से लोग आए हुए हैं, तब तक जो एक वो ब्रांड है या अनाजों की जो एक पॉपुलैरिटी है या हमारा बेसिकली जो एजेंडा है कि हम किस तरीके से वैल्यू एडिशन कर सके एक अनाज में, किस तरीके से उसकी वैल्यू प्रपोजिशन जो है वो बढ़ाई जा सके, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेट यू, क्योंकि आपने पूरा इनिशिएटिव लिया। अगर मैं आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो आप एज अ वेन्यू प्रोवाइडर आई वुड लाइक टू थैंक यू। और अगर मैं बात करूँ कि यू हैव कम फ्रॉम द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर, तभी भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा। तो आई थिंक आई वुड लाइक टू थैंक यू। एक चीज़ इसमें आपको और शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ये बात कही कि जितना प्रचार प्रसार होगा आम आदमी की ज़ुबान पर, जब तक ये मिलेट्स और बाजरा नहीं आएगा तब तक इसका प्रमोशन हम पूरा नहीं मानते। तो इसके लिए हम प्रयास ये करेंगे कि कोई ना कोई पंच लाइन या कोई नारा इस टाइप का कोई स्लोगन हम तैयार करें, जिससे कि आम आदमी तक वो पहुँचे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया
कि संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। तो हम इस प्रकार के मिलेट्स के लिए भी कुछ इस टाइप का तो हर आदमी की जुबान पर आया है कि भाई हम रोज़ाना कुछ भी खाएं, बाजरे का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खाएं। तो हम ऐसे कोई स्लोगन कंपटीशन ज़रूर रख सकते हैं हमारे दर्शकों में, अगर उत्साह है, अगर आप मिलेट्स खा रहे हैं, जब अगर आपको पता भी ना हो कि आप मिलेट्स खा रहे हैं पर बाजरे के रूप में या मोटे अनाज के रूप में अगर आप कोई भी अनाज खा रहे हैं, तो मैं तो आपसे गुजारिश करूँगी अगर आपके पास कोई पंचलाइन है, कुछ क्रिएटिविटी है, तो ज़रूर हमें कॉमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं। और ऐसी अपडेट्स को फॉलो करना अगर आप चाहते हैं तो फिर JVP मीडिया ग्रुप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।